गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारी सीपीटी की फर्स्ट क्लास है और इसमें हम थोड़ा सिलेबस की हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस करेंगे। करिकुलम आपका क्या रहेगा और एक छोटा सा लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन टू फिटनेस की हम एक हमें एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फिटनेस एक्चुअली में कहते किसे हैं। जनरली तो आप सभी को पता ही होगा कि अगर फिटनेस किसी को हम बोलते हैं कि वो बंदा फिट है तो उसका क्या हमारे मायने होते हैं। बट स्टिल अब हम पढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा साइंस की टर्म्स में पता होना चाहिए कि किस बंदे को हम किस पैरामीटर्स पे देखते हैं और उन तीन चार अगर उसमें वो चार पांच चीजें हैं तो हम उसको फिट बोल सकते हैं। क्योंकि जनरली हम फिट किसे कह देते हैं, ठीक है जो दिखने में पतला लग रहा है वो फिट है। बट ये चीज सिर्फ इतनी नहीं होती। तो इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है। नाउ इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें आपके मेडिकल टेस्ट इन्वॉल्व है, नो, वो एक अलग चीज होती है। बट अभी हम सिर्फ सीपीटी के दायरे में रह के बात करेंगे कि हम सिर्फ जो हमारा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है उसके दायरे में रह के बात करेंगे। तो मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड नहीं है ये। बट स्टिल चार पांच चीजें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी इंसान में होने चाहिए अगर हम उसे फिटनेस की डेफिनेशन में फिट करना चाहते हैं। ठीक है। सो थोड़ा बहुत वैसे तो आई थिंक काफी लोग मेरे बारे में जानते होंगे क्योंकि कुछ तो मोस्ट ऑफ यू आर जो प्रो अल्टीमेट के ट्रेनर्स ही हैं। बट स्टिल आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं बिकॉज वी हैव क्लोज टू 30 स्टूडेंट्स इन दिस बैच, तो शायद जिनको मेरे बारे में इतना नहीं पता। सो जिनको पता है वो थोड़ा बेयर करना कि 5-7 मिनट में अपने बारे में बताऊंगा। और जिनको नहीं पता उनको बताना जरूरी होता है क्योंकि जब मैंने भी कोर्सेज किए हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिससे पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता हो। देगी देता नहीं। एक अपने माइक मेरे ऑफ रखो प्लीज। करना जो देगी देता नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे आप पढ़ रहे हो उसके बारे में आपको पता हो क्योंकि उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि अगर इस इंसान को इतना एक्सपीरियंस है और ये सब इसने अपनी लाइफ में किया है, ये सारी इसके पास सर्टिफिकेशंस हैं, तो हम इससे कुछ सीख सकते हैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो स्टार्ट करते हैं पहले सिलेबस से। सो सिलेबस इज ऑब्वियसली आप लोगों ने जब कोर्स में एडमिशन लिया होगा तो आपको जरूर ब्रोशर दिखाया होगा। तो मैं उससे एक स्टेप फर्दर जाके आपको आज ये बताऊंगा कि उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह का ब्रोशर आपको मिला भी होगा या आपने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा वो आज देख लो। तो जब जो सबसे पहला लेक्चर होता है दैट इज इंट्रोडक्शन टू जर्नल फिटनेस। बहुत ही बेसिक सा वो लेक्चर होता है बट एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट ऑल्सो क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो उसमें हम पहले फिटनेस को डिफाइन करते हैं और उसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ फिटनेस होते हैं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि चार पांच चीजें होती हैं जो किसी इंसान में होनी चाहिए अगर हमने उसको फिटनेस की डेफिनेशन में फिट करना है। और फिटनेस की इंपॉर्टेंस, तो ये एक बेसिक सा 12-13 स्लाइड्स का एक लेक्चर होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मस्कुलोस्केलेटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बेसिकली एनाटॉमी और जो एनाटॉमिकल टर्म्स होती हैं सारी वो सब पढ़ते हैं। और इसमें बहुत सारी टर्म्स आती हैं रिलेटेड टू बोन्स, रिलेटेड टू मूवमेंट्स, रिलेटेड टू मसल्स, काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी। और हम कोशिश करेंगे उनको सिंप्लीफाई करने की। और मैं आपको उनको याद रखने के तरीके भी बताऊंगा साथ में कि कैसे आप उन्हें याद रख सकते हो। क्योंकि एज अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर आपको मसल्स के नाम, बोन्स के नाम, जॉइंट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब पता होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। तभी आप एक नॉर्मल ट्रेनर से खुद को अलग दिखा सकते हो फ्लोर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा जिसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्डियो के बारे में। सो कार्डियो एक बहुत ही निग्लेक्टेड सी चीज रहती है। जब हम जिम में सिर्फ अगर हम बॉडी बिल्डिंग वाले लड़कों को देखें तो कार्डियो करना किसी को पसंद नहीं है। कोई ये कहता है कि मैं कौन सा मोटा हूं तो मुझे कार्डियो करके क्या करना है, मेरे लिए तो वेट ट्रेनिंग ही सही है। बट ऐसा नहीं है। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कार्डियो की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आई एम श्योर उस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप में से जो कार्डियो नहीं करता, चाहे उसका कुछ भी गोल हो, चाहे मसल बिल्डिंग हो, वेट गेन हो, वो तब भी कार्डियो ऐड करेगा एटलीस्ट 20-25 मिनट्स का डेली। क्योंकि उसमें हम इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं कार्डियो करने की, रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ,
और नॉट इवन टू हार्ट हेल्थ, पर अगर आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी है, साथ के साथ अगर आपकी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस अच्छी है, तो आपको कैसे वो आपकी वेट ट्रेनिंग में हेल्प करती है। जब हमें ये चीज पता लगती है और हमें अपना वाई क्लियर होता है कि अगर मैं कार्डियो करूंगा तो मेरी उससे वेट ट्रेनिंग में मेरे को हेल्प मिलेगी, तो हम थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं कार्डियो करने के लिए। तो वो चीजें जब हमें पता लगती हैं तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर बनता है कार्डियो के पीछे। पता है कि कार्डियो मुझे मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं लगता कार्डियो करना, लेकिन बॉडी की कंडीशनिंग को सुधारने के लिए, फैट लॉस पर्सपेक्टिव से, ऑब्वियसली हार्ट हेल्थ को अच्छा करने के लिए कार्डियो करना जरूरी है। तो उसमें हम कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है, बेसिक कौन कौन सी होती है, कैसे करी जाती है, क्या उसके फायदे हैं, हार्ट रेट से रिलेटेड बहुत चीजें पढ़ेंगे। जैसे नॉर्मली एक मैक्सिमम हार्ट रेट होता है, एक रेस्टिंग हार्ट रेट होता है, तो इनमें फर्क क्या है, कितना होना चाहिए, क्या हेल्दी रेंज है, क्या अनहेल्दी रेंज है, हार्ट रेट और आपकी हेल्थ का क्या रिलेशन है। मतलब जो सपोज रेस्टिंग हार्ट अगर किसी का 50 है, 60 है, तो वो अच्छा है, ठीक ठीक है, कितना होना चाहिए। और अगर इतना है तो आपकी हार्ट की हेल्थ क्या बता रही है। अगर किसी का रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा आ रहा है, 70 80 90 जा रहा है, तो हार्ट हेल्थ क्या बता रही है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता लगती हैं। और दो तीन तरह की हम ब्रीदिंग टेक्निक्स भी सीखते हैं इसमें, बहुत इजी। उसमें से एक टेक्निक तो उनके लिए होती है जो स्प्रिंटिंग वगैरह करते हैं, और एक टेक्निक जो हम जिम में यूज करते हैं। तो आई एम श्योर जो जिम में हम यूज करते हैं आप सब ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड होगे, वो हम उस लेक्चर में स्टडी करेंगे, थर्ड या फोर्थ लेक्चर होता है आपका वो। फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। सो इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है स्पेसिफिकली फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी में। कई लोग इसको इंटरचेंजर, मतलब कईयों को लगता है कि ये सेम सी टर्म्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी, बट इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, और तो इनका सीखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, और कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग कितनी तरह की होती है, और वो हम परफॉर्म करके देखेंगे। अब इसमें से कुछ लेक्चर ऐसे हैं जो आपके थोड़े प्रैक्टिकल हैं, हो सकता है थ्योरी उसमें बहुत ही कम आए और प्रैक्टिकली वो ज्यादा आए, जैसे स्ट्रेचिंग वाला लेक्चर है। तो स्ट्रेचिंग में अब बताने वाला इतना नहीं है, प्रैक्टिकली ज्यादा। हम जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, उस दिन हम ज्यादा सीखेंगे कि वर्कआउट से पहले आपको कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, वर्कआउट के बाद आपको कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, तो कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे जो थ्योरी कम होगा, प्रैक्टिकल पार्ट जिसका ज्यादा रहेगा, जैसे वन ऑफ द लेक्चर इज दिस। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर आएगा जिम इंजरीज पे, जो ज्यादातर कवर नहीं होता सीपीटी के कोर्सेज में। इसको कवर करा जाता है, एक अलग से कोर्स होता है स्पेशल पॉपुलेशन का, उसके अंदर। बट हमने पूरा अलग से एक नया कोर्स बनाने की बजाय इसी में एक टॉपिक ऐड किया, और उसको, उसका जो कंक्लूजन था उस कोर्स का, वो मैंने इसमें डाल दिया है कि क्या कितना पता होना जरूरी है। मतलब इतना पता होगा तो बहुत है एक सर्टिफाइड पर्सन देने के लिए। उसमें हम इंजरी को डिफाइन करते हैं, उसमें हम ये बताते हैं कि एक्यूट इंजरीज कौन सी होती हैं, क्रोनिक इंजरीज कौन सी होती हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है, इंजरी से हम कैसे बच सकते हैं, कॉमन कॉजेज ऑफ इंजरीज क्या होते हैं। और कुछ तरह की इंजरीज जैसे नेक में हो सकती है, स्पाइन में हो सकती है, बैक शोल्डर एल्बो, यहाँ हमें कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। या अगर कोई इंजरी जब हमें हो जाती है, तो हम उसके अराउंड कि हमारा वर्कआउट मिस ना हो, तो हम कैसे अपना, विदाउट मिसिंग आवर वर्कआउट, कैसे हम वो चीज अपना वर्कआउट कंटिन्यू रख सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर होता है ये। और क्योंकि मैंने बहुत देखा है जिम के अंदर, ड्यू टू मैनी रीजंस, ठीक है, इंजरीज हो जाती हैं, और फिर उस टाइम ये पता नहीं लगता कि अब इस इंजरी को ठीक कैसे करना है। बहुत लड़के मैंने देखे हैं, पेन हो रहा है, मूव लगा के एक्सरसाइज करते रहेंगे, स्प्रे मार के एक्सरसाइज करते रहेंगे। मतलब इससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आप सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ जितनी लाइन मैंने लिखी है यहाँ हम सिर्फ वही कवर करेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकली भी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जो पढ़ने को और इंटरेस्टिंग बनाएगा। फटीग मैनेजमेंट, फटीग का मतलब बेसिक सा मतलब तो फटीग का होता है जब बॉडी में बहुत ज्यादा थकान बन जाती है। ठीक है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी वर्कआउट शुरू करते हैं तो हम, हमारा एक पुश फेज होता है, फिर एक होल्डिंग फेज होता है, फिर हम दोबारा से पुश करते हैं। तो वो होल्डिंग फेज क्यों आता है, या एक डीलोड वीक होता है जो सिक्स या सेवन्थ वीक होता है किसी भी वर्कआउट प्लान का। अगर कोई प्रॉपर वर्कआउट प्लान बनाता है अपना 6 7 वीक्स का, अगर आप रैंडमली वर्कआउट करते हो तो कुछ उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट अगर आप प्रॉपर अपना एक 6 वीक्स का शेड्यूल बनाते हो, तो 6वां हफ्ता जो होता है वो जर्नली डीलोड वीक होता है। तो वो देखेंगे कि डीलोड वीक रखने से कैसे हम फटीग को मैनेज कर सकते हैं। फटीग को हम एसेस कैसे करते हैं, कि पता कैसे चलता है कि हाँ बॉडी फटीग्ड है,
कि बॉडी रेस्ट मांग रही है। ठीक है। डीलोड वीक अगेन, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजें, नहीं तो फिर पढ़ने का मजा खराब हो जाता है। और फटीग को ट्रबल शूट कैसे किया जाता है, मतलब अगर पता लग जाए कि हाँ यार बॉडी में फटीग है, तो थकान बन रही है, तो उसको आप ट्रबल शूट कैसे करोगे, मतलब उससे बाहर कैसे निकालोगे। ठीक है, काइंड ऑफ ओवर ट्रेनिंग वाला पार्ट भी इसमें थोड़ा बहुत कवर होता है। फिर आता है प्रियोडाइजेशन। प्रियोडाइजेशन इज सिंपली जो आप अपने लिए एक शेड्यूल बनाते हो, आपने मंडे को क्या लगाना है, ट्यूसडे को क्या लगाना है, वेडनेसडे को क्या लगाना है, और उसके बाद जो भी चीज आप मंडे को लगा रहे हो उसमें आपकी पहली एक्सरसाइज कौन सी होनी चाहिए, दूसरी कौन सी होनी चाहिए, तीसरी चौथी, तो इसको बोला जाता है पीरियोडाइजेशन। तो वो हम इसमें कवर करेंगे। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये यही अलग अलग लेक्चर्स भी हैं, इसमें से कुछ चीजें शायद एक ही लेक्चर में कवर हो रही हूँ, तो कोई दो टॉपिक्स एक लेक्चर में कवर हो रहे हो। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है आपके सिलेबस का, ये लेक्चर्स के नेम्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद आएगा क्लाइंट ट्रैकिंग एंड मैनेजमेंट। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो हमने इस बार ऐड किया है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार हमने कौन कौन से लेक्चर ऐड किए हैं। वन इज फटीग मैनेजमेंट, पीरियोडाइजेशन, जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। दिस इज क्लाइंट ट्रैकिंग मैनेजमेंट, ये भी नया है। ये मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने, मेरे 8 जिम है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि जो अच्छे ट्रेनर्स भी हैं, जो अच्छी एक्सरसाइज कराते हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, जो रिजल्ट्स अच्छे दे सकते हैं, पीटी लेने के बाद कहीं ना कहीं उनके रिन्यूअल्स में कमी आती है, क्योंकि उनको एक्सरसाइज करानी आती है, उनको क्लाइंट को हैंडल भी करना आता है फ्लोर के ऊपर, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसे हमने लिए हैं 10-12 हजार 8 हजार, उसमें आपने कैसी सर्विसेज देनी है, क्लाइंट्स को स्पेशल कैसे फील कराना है, उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, नॉट इन द जिम, जिम में तो आपके साथ सिर्फ वो 1 घंटा है या 1.5 घंटा है, उसके बाहर। ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाती हैं कि क्लाइंट्स की ट्रैकिंग कैसे करी जाए। जब हम कोई पीटी क्लाइंट पकड़ते हैं तो उसकी ट्रैकिंग कैसे की जाए, हो सकता है आप लोगों में से किसी को बहुत अच्छी करनी भी आती हो, बट मेरे लिए समझाना जरूरी है। तो इसमें हम ट्रैकिंग करते हैं फॉर बॉडी फैट एंड मसल मास ऑल्सो, जो हम, हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग की ट्रैकिंग, न्यूट्रिशन की ट्रैकिंग कैसे करी जाती है, मतलब बेसिकली जो हम फीडबैक्स लेते हैं क्लाइंट से, उसके अंदर हम क्या क्या लिखें, ताकि हमें पता लगे कि क्लाइंट की ट्रेनिंग कैसी चल रही है, क्लाइंट कितना न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, कैसी क्वेश्चनिंग हमारे फॉर्म्स में जो हम क्लाइंट को भेजते हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्लाइंट की डेली वीकली चेक इन हम कैसे लेते हैं, और क्लाइंट का चेक इन कैसे लिया जाता है, इसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, कि आप क्या भेजते हो क्लाइंट को, किस तरह का वो फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, आप क्या क्या क्लाइंट से पूछ सकते हो। ठीक है, वो सारा हम आपको एक ड्राफ्ट सा आपको बना के दे देंगे, जो आप एज इट इज यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी का शौक है, तो वो गूगल फॉर्म्स बनाने सीखो, और जो हम आपको डेटा देंगे कि आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हो क्लाइंट से, वो सेम चीजें वो उस गूगल फॉर्म में डाल सकता है, और उस गूगल फॉर्म का फिर एक लिंक क्रिएट हो जाता है। आप वो लिंक क्लाइंट को भेज सकते हो, क्लाइंट उस लिंक पे क्लिक करता है और वो गूगल फॉर्म खुलेगा, और उस पे 3-4 पेजेस का वो फॉर्म होगा, फटाफट क्लाइंट भर के आपको सेंड करेगा, फॉर्म आपकी ईमेल पे आ जाएगा। आप खोल के पूरा देख सकते हो कि क्लाइंट ने क्या भरा है, कैसा उसका न्यूट्रिशन चल रहा है, कैसी उसकी ट्रेनिंग चल रही है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको बता देंगे कि आपने क्या क्या पूछना है, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्लाइंट कितना फॉलो कर रहा है और उसको कितने के रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन टर्म्स ऑफ जब आप पीटीज पकड़ते हो, तो ये रिन्यूअल्स को बढ़ाएगा आपके, और आपको ज्यादा चार्ज करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है रिकवरी ऑप्टिमाइजेशन, इसमें फटीग, रिकवर, अडैप्ट, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टूल्स एंड एड्स, ये भी नया लेक्चर है। सो नेक्स्ट इज हाइपरट्रॉफी एंड फिजिक्स ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें बेसिकली हम ये सिखाते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज डिजाइन कैसे करी जाती है, और किसी भी एक्सरसाइज को आप जब परफॉर्म करते हो, कोई भी एक्सरसाइज, बेंच प्रेस, एनीथिंग, इंक्लाइन बेंच, डिक्लाइन, डंबल रेजेस, बाइसेप्स, किसी भी एक्सरसाइज को जब आप परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उसको वैसे ही क्यों कर रहे हो, आप उसको किसी और तरह क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसके पीछे साइंस होती है, उसके पीछे 2-3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, टॉर्क के, मूवमेंट आर्म का, एक्सिस ऑफ रोटेशन का, जो हमें, अगर हमें पता लग जाए, तो हम अपनी एक्सरसाइज में और दूसरे की एक्सरसाइज में बहुत इजीली गलती निकाल सकते हैं, इवन अपनी एक्सरसाइज को और बेटर भी कर सकते हैं। मतलब आप ऑलरेडी एक्सरसाइज लगा रहे हो कोई, उसको आप और बेटर एक्सिक्यूट कर सकते हो। सो बेसिकली जब आपको हमें ये चीजें पता लग जाती हैं, तो हम अपनी उसी एक्सरसाइज को
और बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। देखो, मैं आपको इस कोर्स में कोई भी नई एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा कि पता नहीं मैं आपको कौन सा वर्कआउट शेड्यूल बता दूंगा। जो एक्सरसाइजेस बेसिक चली आ रही हैं सालों साल, हम उन्हीं एक्सरसाइज की एक्सिक्यूशन को बेटर करेंगे। अगर आप बेंच प्रेस 10 साल से लगा रहे हो तो मैं भी आपको बेंच प्रेस ही सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा कि आप उस बेंच प्रेस को और बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हो, क्या नहीं करना, क्या करना है। ऐसे ही सारी एक्सरसाइज में हमारी प्रैक्टिकल्स वाले लेक्चर में कोशिश रहती है आपकी ये छोटी छोटी गलतियों को ठीक करना। एंड बिलीव मी, इन छोटी छोटी चीजों से ये सुनने में छोटी लगती हैं, दिखती छोटी हैं, लेकिन अगर जब हम उसको कॉन्टिन्यूसली सही तरीके से परफॉर्म करते हैं एक्सरसाइज को, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब मुझे पता लगा था कि जो मेरी बैक स्क्वाट होती है, हमारी स्क्वाट्स का मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जर्नली क्या होता है, कई बार हमारी जो बैक स्क्वाट है वो ग्लूट डोमिनेंट होती है। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं इसमें कि आपको पता कैसे लगता है कि आपकी बैक स्क्वाट ग्लूट डोमिनेंट है या क्वाड डोमिनेंट है, या दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, कि ग्लूट्स भी बनेंगे क्वाड्स भी बनेंगे। तो मेरी वो ग्लूट डोमिनेंट ज्यादा थी। तो जिनके अंडर में उस टाइम ट्रेन कर रहा था, तो उन्होंने जब मुझे असेस किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बैक स्क्वाट लगानी छोड़ो। बैक स्क्वाट कोई बात नहीं, ग्लूट्स के लिए हम हिप थ्रस्ट कर लेंगे, रोमेनियन डेडलिफ्ट कर लेंगे। आप क्वाड्रिसेप डेवलप करने के लिए बिल्कुल फ्रंट स्क्वाट पे आ जाओ, क्योंकि अगर आप बैक स्क्वाट लगाते रहोगे तो क्वाड्स डेवलप नहीं होंगे। और जो कि रियलिटी भी थी, क्योंकि मैं सालों साल मुझे हो गए थे बैक स्क्वाट करते को, 140 145 तक मैं बैक स्क्वाट में चला गया था फॉर 4-5 रेप्स। पर मेरी कोई क्वाड डेवलपमेंट नहीं थी कि हाँ मेरे क्वाड्स की सेपरेशन दिख रही है। ठीक है, होते तो चार हैं लेकिन दिखते तकरीबन, आप देखोगे तो दिखते तीन ही हैं जो ज्यादा विजिबल होते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने फ्रंट स्क्वाट लगानी शुरू करी, अब वो सिर्फ इतनी सी चीजें थी ना कि मुझे किसी ने बताया कि आप बैक लगानी छोड़ो, अगर आपको क्वाड्स बनाने हैं आप फ्रंट लगानी शुरू करो। ठीक है, फ्रंट लगानी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको सामने की तरफ वेट रखना है, यहाँ बोन्स होती हैं, यहाँ रॉड चुभती है, गला भी दबता है कई बार, वो डिफिकल्ट है। और मैंने फ्रंट स्क्वाट हमेशा जब से लगानी शुरू करी है, मैं स्मिथ पे लगाई है हमेशा। और मैंने विद लेस वेट, मतलब मैं आई थिंक फ्रंट स्क्वाट में अभी भी 90 kg से ऊपर नहीं गया हूँ, लेकिन मेरी क्वाड डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई है। तो इसे कहा जाता है एक्सरसाइज सिलेक्शन और एक्सरसाइज एक्सिक्यूशन को बेटर करना। अब मैंने कोई नई एक्सरसाइज तो नहीं लगानी शुरू कर दी क्वाड्स की, बट जैसे ही मुझे पता लगा कि ये एक्सरसाइज मेरे लिए सही नहीं है, मैंने एकदम से अपनी एक्सरसाइज चेंज करी। और जो एक्सरसाइज मेरे लिए सही थी मैंने वो लगानी शुरू करी, और मुझे विद इन मंथ्स क्वाड्स में बड़ी अच्छी जो है ग्रोथ दिखी, सेपरेशन दिखी। ठीक है, तो ये चीजें इस लेक्चर में कवर होती हैं, प्लस इसका बहुत सा पार्ट हम प्रैक्टिकल में भी जो है इसको करके देखते हैं। थ्योरी लेक्चर भी ये बहुत बड़ा है, मतलब 3-4 लेक्चर्स में ये कवर होता है ये एक टॉपिक। और साथ में साथ जब हम हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं तब इसको हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखते हैं। इसके बाद आता है पर्सनल ट्रेनिंग्स। ये पढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर्सनल ट्रेनिंग मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है ट्रेनर्स का। और उसमें पिच कैसे करी जाती है, पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट को समझाया कैसे जाता है, उसकी नीड प्रॉब्लम को कैसे समझना है, उससे बात कैसे करनी है, उससे 15-20 मिनट बैठ के कैसे आप उससे ज्यादा से ज्यादा चीजें निकलवा सकते हो, फिर उन बातों में आप उसकी प्रॉब्लम को समझ के उस पे कैसे उसको पीटी पिच कर सकते हो, वो इसमें लेक्चर आएगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ये लेक्चर आता है। सेम काउंसलिंग टेक्निक्स एंड प्रोफेशनल बाउंड्रीज, क्लाइंट को काउंसिल कैसे करना है, सही प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब होता है जब हम क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, वो सही प्रोबिंग क्या होनी चाहिए। तो मैंने बहुत बार देखा है कि ट्रेनर्स को क्वेश्चंस ही नहीं पूछने आते, कि मतलब क्लाइंट को बिठा तो लिया है पर बड़बड़ 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 अपनी रटी टाइप में बोली और खत्म करा, और एंड में बोल दिया कि ये इसके मैं इतने पैसे लूंगा। ऐसे आपको एक दो पीटीज मिल सकती हैं, बट 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो अल्टीमेट फिटनेस प्रो अल्टीमेट जिम्स का जो बेंचमार्क है, 4 लाख एक महीने की पीटी, 2 लाख भी बहुत लोगों ने कर ली, 4 लाख भी है, तो वो हम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको कैसे किया जाता है, और वहाँ अच्छा खासा क्लाइंट के साथ टाइम कैसे लगाया जाता है, सही क्वेश्चनिंग कैसे करी जाती है, क्लाइंट को ज्यादा सुनो, खुद थोड़ा कम बोलो, सही क्वेश्चंस पूछो, जो क्लाइंट बता रहा है उसी में से क्वेश्चंस पूछो। होता क्या है कि हम रटी रटाई चीजें सी होती हैं हमारी, मैं डाइट चार्ट दूंगा, मैं वर्कआउट कार्ड दूंगा, मैं पास खड़े होकर एक्सरसाइज कराऊंगा, बस ये 3-4 चीजें मेन होती हैं। उसके अलावा 2-3 बातें और करी और एंड में 10-12 हजार मांग लिए। कोई एक अद्धा आपको दे देगा, बट वो 1 लाख 1.25 लाख जो हर महीने करना है हमने प्रो अल्टीमेट में, वो हमारा कभी हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए एक प्रॉपर पिचिंग आनी, सही क्लाइंट सिलेक्शन, कि किस क्लाइंट पे टाइम लगाना है ऑफिस में बैठ के, ये भी बहुत जरूरी होता है।
तो वो क्लाइंट पहचानना कैसे है कि ये क्लाइंट जो है मुझे अच्छे पैसे दे सकता है। ठीक है। प्लस सिलेक्टिव पर फिर भी कभी नहीं होना जिम के अंदर। ठीक है कि इसको बताऊंगा, इसको नहीं बताऊंगा, इसको पिच करूंगा, इसको नहीं पिच करूंगा, इसको काउंसिल करूंगा, इसको नहीं काउंसिल करूंगा। सो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बिल्कुल ऐसा क्लाइंट होता है जो जिसका हम सोच भी नहीं सकते कि ये पीटी ले सकता है, बट वो बहुत इजीली मान जाता है पीटी के लिए। तो इसलिए छोड़ना किसी को नहीं है, समझाओ सभी को। ठीक है। टाइम सबके साथ लगाओ, बट स्टिल थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है कि ज्यादा टाइम किस पे लगाना है क्लाइंट पे। और फ्री ट्रायल वो हम उस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे आप क्लाइंट को जिसे हम ऐसे कहते हैं कि कैसे बोतल में उतार सकते हो क्लाइंट को, और उससे पैसे कैसे मांग सकते हो। देन अगेन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पैसों पे भी कैसे नेगोशिएशन करनी है। मतलब प्रैक्टिकली सोचेंगे चीजों को कि कैसे हम अड़ना नहीं है हमने कि हमने 15,000 ही लेने हैं, हमने 12,000 ही लेने हैं। अड़ने का टाइम जब आएगा तब अड़ेंगे। ठीक है। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर जब हमारे पास इतनी पीटीज हो जाती हैं तो फिर तब तो हम रेट बढ़ा ही सकते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ जब 10-12 पीटीज हो जाएंगी ना तब सोचेंगे कि रेट बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। पहले 10-12 पीटीओ पे आओ तो सही महीने की। पहले 1-1.25 लाख की पीटी करनी शुरू करो, उसके बाद देखेंगे कि 12,000, 10,000 से 15,000 रेट लेके आना है कि नहीं आना। ठीक है। तो वो चीजें बाद की हैं, पहले अपना एक लेवल लेके आओ। चाहे 8,000 की पीटी पकड़ो, चाहे 9 की पकड़ो, 10 की पकड़ो। पहले ये देखो कि पूरे दिन में मैं बिजी हो गया कि नहीं हो गया, मेरे पास 8-10% इनिंग्स आ गई हैं कि नहीं आ गई। मैं ये नहीं कहता कि बहुत सस्ते रेट में दो, नो। मतलब एक मिनिमम भी रखो और एक मैक्सिमम भी रखो। दोनों तरफ गलती होती है जिम में, मैंने देखा है कई बार ओवर पिचिंग होती है रेट की जिम के अंदर। मैंने देखा है कोई क्लाइंट देख लेंगे मर्सिडीज में आता है, BMW में आता है, आईफोन रखा हुआ है, सारा ब्रांडेड कपड़े डाले हुए हैं, उसको 20,000 15,000 पिच कर देते हैं महीने का। कि वो ये सोच के पिच नहीं करते कि मेरे मेरी वो वर्थ है, क्योंकि मेरे मेरे को 15,000 चाहिए, क्योंकि मैंने अपने ना, क्योंकि मुझे पता है ये क्लाइंट दे सकता है 15,000। उनकी ये सोच होती है। ऐसे ऐसे तो कभी भी पिचिंग नहीं होती। आप जब पैसे मांगते हो, क्लाइंट ये सोच के पैसे देगा कि इस बंदे की इतनी वर्थ है या नहीं। और आप जब पैसे मांगते हो तो आपके दिल में ही सच्चाई होनी चाहिए कि मेरी इतनी वर्थ है या नहीं। तो मैंने अपने एक ट्रेनर की क्लास भी लगाई थी, उसने 18,000 रुपये महीने के मांगे क्लाइंट से, और क्लाइंट ने दे दिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा क्लाइंट ने नहीं दिए, लेकिन मुझे पता था उस ट्रेनर की वर्थ क्या है। और मैंने उसकी, चलो क्लाइंट को तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन मैंने उसको फिर अच्छा समझाया था। मैंने कहा अपने बारे में ना पता होना चाहिए कि हमें कितने पैसे मांगने। कल को उस क्लाइंट को जब पता लगेगा कि आपकी एक्चुअल स्किल क्या है, जब आप उसको एक्सरसाइज करानी शुरू करोगे, वो तो सामने आ ही जानी है ना। तो फिर वो चिपकेगा नहीं रिसेप्शन पे आगे, और कल को उसको पता लग जाएगा कि इनके जिम का रेट तो 10,000 है, मेरे से इसने 18,000 ले ली। तो इस तरह की चीजें भी खराब करती हैं माहौल जिम के अंदर भी, और आपकी रेपुटेशन भी। तो इस तरह की काफी प्रैक्टिकल चीजें हम कवर करेंगे। आप लोगों के भी कोई क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिकली जो आप चीजें जिम में फेस करते हो, वो मेरे से आप आफ्टर द लेक्चर भी पूछ सकते हो, या स्पेशली जब हम तब नोट करके लेके आना जब हम प्रैक्टिकल में मिलेंगे। क्योंकि हम देखो ऑनलाइन क्लास में है, ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन उतनी नहीं हो पाती। स्टिल आफ्टर द लेक्चर हम करेंगे, लेकिन फिर भी उतनी नहीं जो एक फेस टू फेस हो सकती है। तो शुरू से ही अपनी एक हैबिट बना लेना आज से कि मुझे सारे अपने क्वेश्चन जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिन पे थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, कोई यस नो समझाने वाली चीजें हैं वो तो साथ के साथ हो जाएंगी। पर जो थोड़े से ऐसे हैं जिनका आपको लगता है कि मुझे ये चीज समझनी है सर से, और ये चीज लेक्चर्स में कवर नहीं होगी क्योंकि ये चीज मैं प्रैक्टिकली जिम में फेस कर रहा हूँ, तो वो चीजें आप जरूर नोट करके लेके आना जब हम मिलेंगे। क्योंकि वो पूरा दिन हम साथ होते हैं, बहुत टाइम होता है। प्रैक्टिकल तो 3-4-5 घंटे में खत्म हो जाता है, उसके बाद वहीं होता हूँ मैं। आप मेरे साथ बैठ सकते हो, मिल सकते हो, चीजें पूछ सकते हो। तो उस चीज का फायदा जरूर उठाना। सिर्फ इस कोर्स को इसलिए मत करना कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए। इस कोर्स को इसलिए करो कि आपको अपने आप को, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है और आगे बढ़ना है इस फील्ड में। आप इसलिए कोर्स अपने लिए करो, मतलब ये कोर्स। ठीक है। हमने हमारा भी कंपलसरी करने का पर्पस प्रो अल्टीमेट में यही है कि सभी सर्टिफाइड हों, सभी एक ही पेज पे हों, एक ही तरह की बात करें, और तब सबकी नॉलेज 70-80% एक जैसी ही रहे। जितनी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये बहुत इजी टू अप्लाई होंगी। कोई ऐसा नहीं है कोई बहुत मैं रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगा आपको। आप इजीली अप्लाई कर पाओगे, इजीली समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक स्टैंडर्ड हम क्रिएट कर पाएंगे प्रो अल्टीमेट जिम में कि हमारी ट्रेनिंग का ये स्टैंडर्ड है। और जो भी आप सीखोगे,
कोशिश करना कि सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ वो 3 महीने सीखने तक ही आपने किया है, उसको याद रखा, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करना, क्योंकि उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे 100%। इसके बाद लास्ट में हमने एक नई चीज इंक्लूड करी है इस बार, जो हम रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ या कोई और अगर हमें सोसाइटी मिलेगी, कोई मेडिकल सोसाइटी जो फर्स्ट एड और सीपीआर एईडी, तो मतलब बेसिकली जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होती है, चेस्ट कंप्रेशन सिखाते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, हार्ट अटैक किसी को अगर जिम में आ जाता है तो उस टाइम पे वो ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। वो आएंगे, वो आपको एक सेशन देंगे, आपसे भी करवा के देखेंगे वो सीपीआर, और आपको पूरा बता के जाएंगे कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने जिम में या बाहर आती है, और उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा सीपीआर एईडी का। तो वो आप लोग जो है ये ट्रेनिंग भी ले पाओगे। कोशिश हमारी है जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल हो ये ट्रेनिंग उसी दिन हो जाएगी, ठीक है। और हमारा भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और सीपीआर का भी आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इस बंदे को सीपीआर देना आता है, ठीक है। अब सीपीआर की सर्टिफिकेशन मैंने करी हुई है लेकिन 10 साल पहले करी थी और कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इट, तो मैं तो नहीं करा सकता था आपको। हम इसलिए स्पेशल किसी को बुलाएंगे जो लोग ये ट्रेनिंग्स देते हैं, तो वो लोग आएंगे, वो आपको बता के जाएंगे। वो अपने साथ एक पुतला सा भी लेके आते हैं, उस पे वो करके दिखाते हैं कि कहाँ कंप्रेशन देना है, कितना जोर लगाना है, 3-4 बार कंप्रेशन करने के बाद रुकना है, फिर माउथ ब्रीदिंग करनी है, फिर 3-4 बार कंप्रेशन करना है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, कैसे आपने लेटाना है बंदे को, कैसे आपने उसके गले में चेक करना है कि कुछ फंसा तो नहीं हुआ, क्योंकि कई बार बंदे को वॉमिट आ जाती है, अगर आप वो सीधा लेटा हुआ है तो अपनी वॉमिट से ही उसका गला चौक हो जाता है, तो आपको उसको थोड़ा साइड देके लेटाना है। तो ऐसी चीजें मुझे याद है थोड़ी थोड़ी, जो हमें उन्होंने सिखाई थी। बट हम स्पेशली एक टीम बुलाएंगे जो आपको ये चीज सिखाएगी और सर्टिफाई करके जाएगी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा हमारा सिलेबस रहेगा। अब आते हैं लेक्चर पे, और थोड़ी सी मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फटाफट, ठीक है। सो मैं 2015 से इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आज 5 जून है, और आज मुझे एग्जैक्ट 10 साल हो गए हैं इस कंपनी के अंदर। तो मैंने अपना सफर एज ए ट्रेनर शुरू किया था। सो एज ए ट्रेनर अब मैं जिम ओनर हूँ, और मेरे 8 जिम्स हैं, जो 2 अभी बन रहे हैं जिसमें से। और ऑब्वियसली हमने एकेडमी शुरू करी, मैं सेमिनार देता हूँ, पढ़ाता हूँ, जिम्स में भी जाता हूँ। आप में से भी बहुत शायद किसी ने मेरा कोई ना कोई सेमिनार जरूर अटेंड किया होगा। सो आई एम अ सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, एईडी मैंने किया हुआ है, मैंने आपको बताया। बट ऑब्वियसली अब मुझे उतनी उसमें कभी यूज नहीं किया 10 साल में, तो ऐसा कुछ वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि किसी को दे सकता हूँ मैं। पीईडी एक्सपर्ट है, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। तो आप में अगर कोई, आप में से कोई एनाबॉलिक्स में इंटरेस्टेड है तो उसकी नॉलेज भी मेरे को है। मैंने 2 कोर्स करे हुए हैं पीईडीज के। और जो जितने भी प्रो अल्टीमेट जिम्स के ट्रेनर हैं, चाहे वो कोर्सेज के थ्रू हो, चाहे वो सेमिनार्स के थ्रू हो, अब तो इवन ट्रेनर्स भी नहीं, अब तो इवन ओनर्स भी, आई एम इवन मेंटोर टू द ओनर्स ऑल्सो, जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं। तो हम लोग जाते हैं, हम वहाँ उन्हें लेक्चर्स देते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, सॉल्यूशंस दे के आते हैं, ठीक है, ताकि वो सारे जिम्स जो हमारे हैं वो आगे बढ़ सके। स्पोर्ट्स सप्लीमेंट एक्सपर्ट, इसका एक छोटा सा कोर्स था जो मैंने अलग से किया था। बट इसमें जब कोई न्यूट्रिशन का हमारा कोर्स करता है, उसमें मैंने काफी डिटेल में बहुत सारे सप्लीमेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम वे प्रोटीन टू कोलाजन एंड रेस्वेट्रॉल, ग्लूटाथियोन, इस तरह के जो जितने भी हम सप्लीमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे मैंने उसमें कवर किए थे। हैं, अगर किसी ने उसमें एडमिशन लिया है तो उसमें हम पढ़ेंगे। और कुछ कॉलेजेस में भी मैं गया हूँ, देव समाज कॉलेज में 2-3 बार गया हूँ, और 1-2 कॉलेजेस और हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है फॉर लेक्चरिंग। एंड जो मेरी पढ़ाई है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। 10 साल जैसे मैंने आपको बताया मुझे हो गए हैं। प्रोफेशनली 10 साल हो गए हैं, लेकिन अगर वैसे मैं बताऊं मैं कब से जुड़ा हुआ हूँ जिम लाइन से, तो 2009 से। तो प्रोफेशनली पर 10 साल में, तो काफी लंबा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जब मैं ट्रेनिंग देता था तब से लेकर आज तक शायद 500-700 क्लाइंट्स को मैंने ट्रेन किया। आजकल मैं ट्रेन नहीं करता पिछले 2-3 साल से, बट यस काउंसलिंग्स बहुत करता हूँ, और ऑब्वियसली पेड काउंसलिंग्स, और
स्पेशली अब जो मेरे से लड़के पूछते हैं वो एनाबॉलिक्स के बारे में, अगर किसी को साइकिल लगाना, तो वो मेरे से काउंसलिंग ज्यादा करते हैं लोग। और किसी को रिजल्ट्स नहीं आ रहे जिम के अंदर, वो तो चलता रहता है डेली बेसिस पे, कोई ना कोई क्लाइंट आके बैठ ही जाता है। या मैंने ट्रेनर्स को कहा होगा अगर आपके किसी क्लाइंट को रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप मेरे से मिलवा सकते हो, सो हम दोनों मिलके उस पर काम कर सकते हैं। जो हमारा कोर्स रहेगा, सो वो 3 लाइव लेक्चर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 12 बजे स्टार्ट होगा, 1 बजे भी खत्म हो सकता है, 1:30 बजे भी खत्म हो सकता है, 1:15 भी खत्म हो सकता है, पर 1 घंटे का तो रहेगा। टोटल 10 से 12 क्लासेज हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं। और जो भी हमारा लेक्चर होगा, कोशिश करना कि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हो आपके आफ्टर द लेक्चर, ज्यादा इधर उधर से नहीं। बट चलो अगर होंगे भी तब भी कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे आंसर। और अगर किसी क्लास की टाइमिंग्स में कोई चेंज है, कोई छुट्टी है, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए ताकि आपका टाइम खराब ना हो। जो भी हमारा लेक्चर होगा, उसकी रिकॉर्डिंग और उसका पीडीएफ आपको सेम डे दे दिया जाएगा। ठीक है। और मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ स्टडी करना, एक तो नोट्स बनाओ। कोशिश करो कि जब मेरा लेक्चर लगा रहे हो तो चाहे जिम में हो चाहे घर पे हो, एक जगह बैठे हो आराम से। ठीक है। अगर वो चीज कर सकते हो, अगर ट्रैवल कर रहे हो, कार में हो, बाइक पे हो, सुन लो, अलग बात है। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि आराम से एक जगह बैठ के सुनो, और अपने पास एक कॉपी पेन रखो जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस नोट कर पाओ। ठीक है। और बाद में मेरे से आप पूछ सकते हो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, चाहे अभी पूछ लो या फिर जब हम प्रैक्टिकली जब मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, तब पूछ सकते हो। या अगर आप में से कोई कभी मीटिंग में मिलेगा, मुझे अभी 6 तारीख से मीटिंग शुरू होंगी हमारी, कल से, तो तब भी पूछ सकते हो। ठीक है। और मैं जरूर चाहूंगा जो मेरे ट्रेनर्स मेरे से कर रहे हैं प्रो अल्टीमेट के, वो जरूर एक बार मुझे फिजिकली जरूर मिलें, ताकि मुझे उनकी शक्लें याद हों कि ये मेरे से कोर्स कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मैंने कुछ बच्चों को पढ़ाया होता है, वो मेरे से मिलते हैं और मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने उनको पढ़ाया है। ठीक है। तो पता होना जरूरी है कि हमने किसको पढ़ाया और आज वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको कितनी हेल्प मिली है मेरे कोर्स से। जैसे लास्ट मीटिंग में मैंने एक लड़के को पढ़ाया था, बट मुझे उसकी शक्ल ऐसी याद सी आ रही थी, उसने 2 लाख की पीटी करी थी। और जब सर ने पूछा कि आपने कोर्स किया है, तो उसने बोला कि हाँ सर, मैंने अमन सर से कोर्स किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरे से कोर्स करने के बाद एक लड़का 2 लाख की पीटी निकाल रहा है। ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से कोर्स किया है इसलिए 2 लाख की पीटी कर रहा है, ऑब्वियसली उसके खुद में भी टैलेंट है बहुत ज्यादा, उसने बहुत हार्ड वर्क किया होगा, साथ में सेल्फ स्टडी भी करी होगी। बट स्टिल इट्स अ बिग अचीवमेंट कि अगर मैंने किसी के थोड़े बेसिक्स भी अगर क्लियर कर दिए होंगे और उसके बाद उसने उस पर सेल्फ स्टडी करके उसको और स्ट्रॉन्ग कर लिया हो। तो इसलिए मेरे से जरूर मिला करो, और उससे एक पर्सनल बॉन्ड भी क्रिएट होता है। जब भी हम लाइव लेक्चर में हैं, अपने आप को म्यूट रखो, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है आप सभी ने रखा हुआ है। अपने कैमरास आप ऑन रख सकते हो, पर ऑन तब रखना अगर आप एक जगह पर टिक के बैठे हो। ठीक है। अगर आप हिल रहे हो, उठ के जा रहे हो, आपके पीछे से कोई ना कोई निकली जा रहा है, डिस्टरबेंस है, मत ऑन करो, बंद रख लो, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा लूंगा, मुझे 5 साल से आदत है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे ही पढ़ा लूंगा। अगर ऑन करना है तो शांति से एक जगह पे बैठना। ठीक है। और अगर ऑन है तो बहुत एक रोशनी वाली जगह पे बैठो, और कोशिश करो कपड़े डाल के बैठो, क्योंकि आपको और बच्चे भी देख रहे हैं, 25-30। ठीक है। तो इसलिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, अभी एक बच्चा आया था, तो कोशिश करो टी शर्ट डाली हो। ठीक है। प्रॉपर जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह से आप बैठे हो। ठीक है। तो करिकुलम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो वो हम बार बार स्टडी नहीं करेंगे। पहला लेक्चर कर लेते हैं, 20 मिनट है हमारे पास, और ये इतना सा ही लेक्चर है। ध्यान से सुनना इस लेक्चर को। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें से भी 3-4 चीजें आपको जरूर ऐसी मिलेंगी जो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज हमें नहीं पता थी, और आज पता लगी है। इसमें हम डिफाइन करेंगे फिटनेस को, कंपोनेंट्स देखेंगे फिटनेस के क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होती है फिटनेस की डेली लाइफ में, और एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हमारे सामने 2 पिक्स हैं। एक पिक में आप देख पा रहे होगे कि बल्जिंग मसल्स हैं, स्लिम वेस्ट है, मतलब एक ऐसी फिजिक है जो शायद हम सभी चाहते हैं जो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, कि एब्स हो, चेस्ट हो, डेल्ट्स हो, इस तरह की फिजिक हो। और नीचे एक बंदा है जिस तरह की फिजिक हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, बिल्कुल सुक्का सा लीन है, बट ठीक है, बट मैराथन रनर टाइप बंदा है वो। ठीक है। वैसी फिजिक तो हम बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन अगर अब ये क्वेश्चन आए कि आप लोग सब अपने आप से पूछो, जब फिजिकली हम कंडक्ट करते थे लेक्चर, तो मैं बच्चों से बहुत पूछ पाता था बहुत इजीली
कि तो बच्चे बहुत इजीली बता भी पाते थे कि सर हमें ये फिट लग रहा है, ये फिट लग रहा है। आप अपने खुद से पूछ के देखो कि आपको इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि इन दोनों पिक्स में फिट बंदा कौन सा है, कि ऊपर वाला फिट है या नीचे वाला फिट है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कह सकते हैं सर ऊपर वाला फिट है, कुछ बच्चे कह सकते हैं नीचे वाला फिट है, और वो दोनों ही आंसरों को मैं एटलीस्ट अभी के लिए गलत नहीं कहूंगा। कि अगर आपकी ये ऑब्जर्वेशन है कि कुछ ऊपर वाले को कहेंगे फिट, कुछ नीचे वाले को कहेंगे फिट, अभी के लिए वो आंसर गलत नहीं है, एटलीस्ट इस स्लाइड तक। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे से भी पूछा जाए और मैं आपके लेवल पे हूं तो मैं भी कहूंगा यार अब ऐसे तो नहीं कह सकते, दोनों ही फिट लग रहे हैं। ठीक है, उसके अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो उसका बॉडी फैट परसेंटेज, मसल मास बहुत हाई है, वो भी फिट ही लग रहा है, और नीचे वाला भी ऐसे अनहेल्दी तो नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि फिटनेस फिर कहा किसे जाता है। अगर फिटनेस की डेफिनेशन में फिट करना है तो सिर्फ देखने से हम किसी को नहीं कह सकते कि वो फिट है, क्योंकि यहां तो हम सिर्फ देख रहे हैं ना, सिर्फ हम पिक देख रहे हैं, सिर्फ देखने से हम नहीं कह सकते कि कोई फिट है। ठीक है, अब क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जिस बंदे के मसल्स हैं, स्लिम वेस्ट है, हो सकता है वो लंबे समय तक भाग ना पाए। मतलब अगर हम उसे एकदम से ये बोल दें कि अभी आपने मैराथन भागनी है, अभी आपने 1 घंटा लगातार भागना है, चाहे ट्रेडमिल पे भागना है, हो सकता है वो ना भाग पाए, उसको हम फिट नहीं कहेंगे। क्योंकि कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस फिटनेस का एक कंपोनेंट है। तो अगर कोई बंदे के मसल्स हैं, लीन है, एब्स हैं, उसको हम फिटनेस की डेफिनेशन में एटलीस्ट फिट नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसा बंदा है जो लंबा भाग सकता है लेकिन कुछ हैवी नहीं उठा सकता, जो कि नीचे वाली पिक में हमें लग रहा है कि वो बंदा हैवी नहीं उठा पाएगा ज्यादा जितना ऊपर वाला उठा लेगा, हम उसको भी फिट नहीं कह सकते, या हम उसको फिटनेस की डेफिनेशन में फिट नहीं कर सकते। तो ये दोनों ही अनफिट हैं। अब अगर किसी को फिटनेस की डेफिनेशन में अपने आप को फिट करना है कि भाई मेरे को तो जो पैरामीटर्स हैं फिटनेस के वो सभी मेरे में होने चाहिए, तो वो पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं? जो फिटनेस है वो एक कॉम्बिनेशन है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस का, मतलब कि हमारे लंग्स का और हार्ट की कैपेसिटी, कि वो कितनी देर तक लगातार ऑक्सीजन और ब्लड पंप कर सकता है टुवर्ड्स द वर्किंग मसल। इसे कहा जाता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। मस्कुलर एंड्योरेंस मतलब कि जिन मसल्स की आप हेल्प लेके भाग रहे हो, वेट उठा रहे हो, उनकी एंड्योरेंस कितनी है, मतलब वो कितनी देर तक लगातार वो एक्टिविटी कर सकते हैं, चाहे आप स्टेयर चढ़ रहे हो, चाहे आप पुशअप लगा रहे हो, चाहे आप बॉडी वेट स्क्वाट्स कर रहे हो, कितनी देर तक आपके मसल्स वो एक्टिविटी कर सकते हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, आप मैक्सिमम वेट कितना उठा सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी में आपके मसल्स कितने फ्लेक्सिबल हैं। बैलेंस, आपकी बॉडी में बैलेंस, कोर से रिलेटेड होता है बैलेंस हमेशा, वो कितना अच्छा है। जब आप अपने सिर के ऊपर वेट लेके जा रहे हो, आपकी बॉडी कितनी बैलेंस है, आप प्लैंक होल्ड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, आप साइड प्लैंक होल्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, या कर भी पा रहे हो तो कितना शिवर कर रहे हो, या कितनी देर कर पा रहे हो, दैट इज बैलेंस। आप हेड स्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। चलो हेड स्टैंड वगैरह थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी होती हैं, तो बेसिक्स मैंने आपको पहले बता दिया कि कोर से रिलेटेड होता है बैलेंस हमारी बॉडी का। और सबसे बेसिक होता है मेंटेनेंस ऑफ आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन, तो जो देखने से पता लग जाता है कि बंदे का बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। तो अराउंड 15 फॉर मेल्स, अराउंड 20 फॉर फीमेल्स, तो ये बोला जाता है हेल्दी। 15 से नीचे जाना शुरू होंगे, जैसे 12 से 15 के बीच में फिर थोड़ी एथलीट्स वाली कैटेगरी आना शुरू हो जाती है। सिंगल डिजिट में जाना शुरू हो जाते हैं तो वो अनहेल्दी कैटेगरी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो सिंगल डिजिट बॉडी फैट बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता, मतलब कोई 8% पे है, 6% पे है, 7% पे है, दिखने में ठीक है, वो बहुत सही लग सकता है, क्रिस्प लग सकता है, यू नो हम उसको बोल सकते हैं कि ये compete कर सकता है, लेकिन वो बहुत एक अनहेल्दी फैट परसेंटेज है बॉडी के लिए। और उस बॉडी फैट पे क्योंकि हॉर्मोन्स वगैरह बहुत फ्लक्चुएट होते हैं बॉडी के, इसलिए हम उसको अनहेल्दी कहते हैं। इसलिए लंबे समय तक अगर अगर आपने रहना है तो 12 से नीचे आने की कोई जरूरत नहीं होती, और 12 पे एब्स वगैरह दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बट स्टिल कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे भी उन जिनके ब्लड मार्कर्स ठीक रह सकते हैं, मतलब 8-9 के आसपास। ज्यादा लो जाने पे तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ही आएंगी। मेरे ज्यादा लो से मेरा मतलब है जो बिल्कुल लड़के स्टेज खेलते हैं, compete करते हैं, और जो बॉडी फैट उनका परसेंटेज ऐसे जब वो बिल्कुल स्टेज पे जिस दिन चढ़े होते हैं उस दिन वो 6% पे हैं, 5% पे हैं। ठीक है, वो वाला अनहेल्दी बिल्कुल कैटेगरी होती है। वहां तक नहीं हमने जाना, कभी भी जा भी नहीं सकते बिना एनाबॉलिक्स के। तो 10-12 तक जाओ, उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं। सो ये होता है आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन, और जनरली लोग 15 के आसपास भी नहीं होते। मैं तो बहुत
एडवांस बात कर रहा हूँ। जर्नली अगर आप किसी को भी चेक करोगे तो 17, 18, 20 लड़के इसके आसपास आते हैं, और फीमेल्स तो 25 से 30 के बीच में पहुंची होती है। ठीक है, और लेकिन दिखने में वो अनहेल्दी नहीं लग रही होती इतनी ज्यादा। 25 के आसपास फीमेल इज नॉट वेरी मोटी, नो, क्योंकि 20 तो उनका आइडल है। हाँ, 25 मेल के लिए बहुत ज्यादा है, तो मेल काफी मोटा दिख सकता है अगर हम बीएमआई के हिसाब से बात करें। और बीएमआई का भी मतलब हम न्यूट्रिशन में पढ़ाते हैं वैसे, जो पैरामीटर्स हैं, बट बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, इतना सही नहीं होता। बीएमआई से हमें नहीं चेक करना चाहिए बॉडी फैट परसेंटेज वगैरह। नेक्स्ट, तो हमने पढ़ा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस 1, मस्कुलर एंड्योरेंस 2, मस्कुलर स्ट्रेंथ 3, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ आइडल बॉडी कॉम्पोजिशन। जिसमें ये सारी चीजें हैं उसको हम फिट बोल सकते हैं, सिंपल। सो फिटनेस इन्वॉल्व कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ हार्ट, लंग्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। और जो फिट पर्सन है वो अपनी लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज हैं वो फुल पोटेंशियल से कर सकता है। और अगर कभी कोई रिगरस फिजिकल एक्टिविटी भी करनी पड़ जाए, गाड़ी को धक्का लगाना पड़ गया, बुलेट को धक्का लगाना पड़ गया, वो भी वो इजीली कर पा रहा है। ठीक है, जिसे हम फंक्शनल ट्रेनिंग के अंडर भी लेके जाते हैं। तो उस बंदे को हम फिट कह सकते हैं। अब मान लो कोई बंदा जिम में बहुत अच्छा वेट उठा लेता है, बड़ी हैवी हैवी बेंच लगा लेता है, 100 किलो की स्क्वाट है, 100 किलो की बेंच है, सब है, लेकिन बाहर कहीं वो गया और उसके बुलेट का तेल जो है वो खत्म हो गया। अब उसको 1.5, 2, 3 किलोमीटर उसको रेड़ के पेट्रोल पंप तक लेके जाना है। अब वहां उसके मसल्स की ताकत काम नहीं आएगी। वहां उसको क्या चाहिए? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, क्योंकि उसके हार्ट की बहुत ताकत लगने वाली है अब, और उसके मसल्स की ताकत लगेगी। लेकिन अब मसल्स की ताकत लगेगी एंड्योरेंस वाली, क्योंकि उसने 3, 4 किलोमीटर बाइक को खींचना है। ठीक है, और अगर उस टाइम टायर भी पंचर है तो और ज्यादा ताकत लगेगी। तो वहां पता लगेगा एक्चुअली में कि हाँ वो बंदा फिट है या नहीं। क्योंकि अगर वो वहां धक्का ना मार पाया, दैट मीन्स ठीक है, वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन जहां इस एक्टिविटी की बात आई वहां उसकी बॉडी ने, उसके हार्ट ने उसका साथ नहीं दिया। और ये होता है क्योंकि इसे कहा जाता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स। मतलब जैसे मान लो एकदम से अगर आपको कोई पंजा लड़ाने को बोलेगा, तो और आप सामने की तरफ जो लड़का है वो एक प्रोफेशनल पंजा लड़ाने वाला है, जैसे प्रो पंजा लीग्स होती हैं आजकल, चाहे आप जितने मर्जी स्ट्रांग हो सकता है वो आपको हरा दे, क्योंकि उसकी वो डेली की प्रैक्टिस है। ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर तक होल्ड कर लोगे ताकत की वजह से, शायद हरा भी दोगे, लेकिन आपके अगले दिन फोर आर्म में, रिस्ट में, शोल्डर में पेन हो सकता है, क्योंकि आपको उस चीज की हैबिट ही नहीं है, उसको उस चीज की हैबिट है। तो इसे बोला जाता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। वेट उठाने की बारी आएगी तो आप उठा लोगे, वो नहीं उठा पाएगा। ठीक है, होता भी जनरली 99% पॉपुलेशन के साथ ये चीज है, क्योंकि हम सारे एस्पेक्ट्स पे कभी काम नहीं करते। तो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस क्या हुए? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड बॉडी कंपोजिशन। अब अगर कोई ये चाहता है कि उसको, वो अपने आप को फिट बोले, तो उसको अपनी इन सारी चीजों पे काम करना पड़ेगा। कि अगर कभी उसको भागना पड़ रहा है तो वो आधा घंटा ट्रेडमिल पे लगातार जॉगिंग कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग द स्वेट, मतलब इतना सांस नहीं उसको चढ़ रहा कि उसको रुकना पड़ गया, और उसके मसल्स भी नहीं थके। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाला करना पड़ गया, कुछ योगा पोजेस करने पड़ रहे हैं, वो भी वो कर पा रहा है। प्लैंक होल्ड करना पड़ गया, वो भी वो कर पा रहा है। बॉडी कॉम्पोजिशन तो चलो ऑटोमेटिकली रिजल्ट ही इन चीजों का होता है, वो तो हेल्दी में वो आ ही जाएगा जब इतना कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कोई मुश्किल नहीं है किसी में भी लेके आना, बट आपने अपने क्लाइंट्स के साथ कोशिश करनी है कि आप ये सारी चीजें उनमें लेके आओ। अब इन्हीं चीजों को थोड़ा और डिटेल में वैसे मैंने समझा दिया आपको, बट स्टिल कुछ अगर छूट गया है तो वो ये यहाँ कवर हो जाएगा। सो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, जब भी हम कोई प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मान लो 10 फ्लोर की मंजिल चढ़ के जानी है, लिफ्ट खराब है, भाग के जाना है ऊपर, वो एक प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी होगी। स्किपिंग करनी है लगातार, ठीक है, पुशअप लगाने हैं जितने लगा सकते हो, 70, 80, 100। ठीक है, जॉगिंग करनी है लगातार, 40 किलोमीटर मैराथन भागना है, इसे कहा जाता है प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो उस टाइम पे आपके हार्ट की जो कैपेसिटी है कि वो कितनी देर तक ऑक्सीजन और ब्लड पंप कर सकता है टुवर्ड्स वर्किंग मसल, दैट इज कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। इसीलिए कहा जाता है कि कार्डियो करना जरूरी है। एटलीस्ट 20-25 मिनट का कार्डियो हमें डेली करना चाहिए, और उसमें हमारा जो हार्ट रेट रहना चाहिए वो 110 से ऊपर रहना चाहिए ऑन एन एवरेज, तो उस कार्डियो का बेनिफिट है। सिर्फ ट्रेडमिल पे चढ़ के उतरने का कोई बेनिफिट नहीं। नेक्स्ट इज मस्कुलर एंड्योरेंस। सो अगर आप वो आधे घंटे की एक्टिविटी, 40 मिनट की एक्टिविटी कर पा रहे हो, तो आप में मस्कुलर एंड्योरेंस है। मतलब एक फिट इंडिविजुअल एक किसी भी स्पेसिफिक मूवमेंट्स को लगातार विद गुड फॉर्म परफॉर्म कर सकता है। मतलब जैसे आज अगर मेरी जो फ्रंट स्क्वाट है, मान लो वो 80 kg है, तो अगर कोई मुझे फ्रेश, जब मेरे मसल्स हैं, तो वो मुझे कह रहा है कि आपने 100 बॉडी वेट स्क्वाट्स मारने हैं, तो शायद मैं लगा लूंगा 70-80 पक्का लगा लूंगा। तो मतलब मेरी एंड्योरेंस भी अच्छी है।
क्योंकि मैं कार्डियो करता रहता हूँ, तो उस वजह से मेरी थाइज में एंडोरेंस भी है, क्वाड्रिसेप में एंडोरेंस भी है। तो इस पे भी हमने काम करना है। और इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं कि आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए वो हाई रेप्स और लो रेप्स दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब आप दोनों के कॉम्बिनेशन में ट्रेनिंग करते हो तो बॉडी में एंडोरेंस भी बनती है, स्ट्रेंथ भी बनती है। ठीक है। और हमारे दोनों तरह के जो फाइबर्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, वो भी दोनों हिट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक जेनेटिक मेकअप होता है, किसी की बॉडी में टाइप 1 ज्यादा होते हैं, किसी की बॉडी में टाइप 2 ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो एक तरह के फाइबर्स में एंड्योरेंस होती है और एक तरह के फाइबर्स में ग्रो करने की क्षमता ज्यादा होती है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज मस्कुलर स्ट्रेंथ, वेरी इजी, जो हम जिम में कर ही रहे हैं, ताकत लगाते हैं बस मैक्सिमम वेट उठाने के लिए, वो हमें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अगर कोई फिट इंडिविजुअल है उसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू मसल्स, कि हमारे मसल्स कितने फ्लेक्सिबल हैं, और मोबिलिटी इज रिलेटेड टू जॉइंट्स, कि हमारे मसल, ये जॉइंट्स कितने मोबाइल हैं। ठीक है। अब इसमें मेरा कोई मसल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली अंदर से रोटेटर कफ है, बट स्टिल दिस इज माय शोल्डर जॉइंट, तो ये कितना मोबाइल है। या अगर मैं सरकमडक्शन करता हूं, ये ऐसे जब हम बाजू घुमाते हैं, तो मैं ये कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। तो मोबिलिटी इज रिलेटेड टू जॉइंट्स, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू मसल्स। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, आगे जाके ये चीज डिटेल में भी आती है। तो क्योंकि अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी है तो ओवरऑल जो हमारे जॉइंट्स हैं उस पे हम जो स्ट्रेस है वो कम रख सकते हैं, और इन द लॉन्ग रन हमें पेन्स एक्स वगैरह कम होगी, और जो हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है वो अच्छी हो जाती है। अगर हमारी मोबिलिटी अच्छी है तो हमारी फॉर्म्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर हमारी दोनों चीजें अच्छी हैं, मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम इजीली किसी भी फॉर्म को अडेप्ट कर सकते हैं जिम के अंदर। अब जनरली जिम के अंदर क्या होता है, जितनी भी हमारी बैंड ओवर मूवमेंट्स होती हैं, जैसे मान लो डेडलिफ्ट है, स्क्वाट है, चलो स्क्वाट इज नॉट अ बेंड ओवर मूवमेंट, बट अगेन उसमें आपकी पूरी पोस्टीरियर चेन इन्वॉल्व है। तो बेंड ओवर, स्क्वाट, रोमेनियन डेडलिफ्ट, इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं, आप देखोगे कि इसमें फॉर्म बनानी डिफिकल्ट होती है नए बंदे के लिए। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी पोस्टीरियर चेन होती है, ग्लूट्स है, हैमस्ट्रिंग है, काफ्स है, एंकल जॉइंट है, ये टाइट होता है जर्नली। क्योंकि जिस जिस पोजीशन में हम चेयर पे बैठते हैं, जो लोग लगातार 8 8 9 9 घंटे उसी पोजीशन में बैठते हैं, उनके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स टाइट हो जाते हैं। और फिर जब उनको हम ये बेंड ओवर और डेडलिफ्ट जैसी चीजें करवाते हैं, तो उनसे फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि उनके ये मसल्स टाइट है। तो उनके उन मसल से पहले हमें काम करना पड़ता है, उनको हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, ये सब करवानी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस। सो बैलेंस इज सिंपली कोर जिसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो, जैसे हैंड स्टैंड, हेड स्टैंड, या इजी एग्जांपल तो है इसका सबसे प्लैंक, साइड प्लैंक, ठीक है, ओवरहेड मूवमेंट्स। तो ये हमारा कितना अच्छा है। अब कई लोग ओवरहेड मूवमेंट्स नहीं कर सकते परफॉर्म, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिलना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसे फिर उनको बैठ के लगवाना पड़ता है। ठीक है। तो ये बैलेंस, हमारी बॉडी का कंट्रोल कितना अच्छा है। एंड द लास्ट वन इज बॉडी कॉम्पोजिशन। मतलब बॉडी कॉम्पोजिशन मतलब हमारी जो बॉडी है वो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। वन इज फैट एंड वन इज मसल। ठीक है। तो इनकी जो रेशो है वो कितनी अच्छी है, जिसे हम बॉडी कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है। तो जब हम फैट की बात करते हैं तो वो तो बस बॉडी के ऊपर जितना भी फैट है। ठीक है। जब हम मसल्स की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास लीन टिश्यू भी आता है, बोन्स और वाटर ऑर्गन्स एंड टिश्यू, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो जो मैंने आपको बॉडी कॉम्पोजिशन बताया है कि 15% के आसपास मेल और 20% के आसपास फीमेल, तो ये हमारा होना चाहिए। हमेशा हमने कोशिश करनी है, हमें चेक करते रहना चाहिए कि हमारा ये बॉडी फैट परसेंटेज यहाँ है या नहीं है। और अगर किसी की वेस्ट 32 के आसपास है, एब्डोमेन, एब्डोमेन नॉट वेस्ट, सो एब्डोमेन इज जहां हमारी नेवल होती है, उसके अराउंड अगर आप इंचेस देखोगे, तो वो अगर आपके 32 के आसपास आ रहे हैं, चांसेस आर कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 के आसपास ही आएगा। अगर आपकी वही चीज 35 36 के आसपास आ रही है, चांसेस आर कि आप 17 18 19 यहाँ तक लाए करोगे। ठीक है। बाकी आप चेक करके देख सकते हो ऑनलाइन, कैलकुलेटर.नेट करके एक साइट है, वहां पे डाल के देख सकते हो। अब ये तो हो गए सारे पैरामीटर्स की ये सब हमें होना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कोई बंदा फिट है। इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में? क्लाइंबिंग स्टेयर्स, अगर हमारी कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस अच्छी नहीं है, मस्कुलर इंड्योरेंस अच्छी नहीं है, तो हम स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएंगे, हम हांफने लग जाएंगे, हमें थकान हो जाएगी, हो सकता है हमें सांस ना चढ़े, पर हमारे लेग्स, हमारे क्वाड्रिसेप्स जो हैं वो एकदम भर जाएं और हमें रेस्ट लेना पड़े। ठीक है। जैसे कई बार अगर जब हम किसी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी है जहाँ 13 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, वहां अगर हमें हैबिट नहीं होती तो हमें रुक 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 के जाना पड़ता है।
राइट। सो वो क्यों? क्योंकि हमें हैबिट नहीं है, ना तो हमें हाई ऑल्टीट्यूड में हमारी लंग्स को हैबिट है कि क्योंकि ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, तो वो हैबिट भी नहीं है। मसल्स को भी हैबिट नहीं है उतनी, हार्ट को भी हैबिट नहीं है, तो हम थकते हैं, हमें थकान होती है। तो हम रुक रुक के जाते हैं। किसी की तो कई बार तबीयत भी खराब हो जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हैबिट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई फिट होगा, जिसने, जो इस तरह की ट्रेनिंग्स करता है, जो इस चीज का ध्यान रखता है, तो 100% उसको उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो आसानी से चढ़ पाएगा। हाँ ठीक है, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, क्योंकि उस तरह की चीज हम नीचे नहीं परफॉर्म कर सकते, तो वो हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से जो ऑक्सीजन में कमी आ रही है, उस वजह से आपको थोड़ी ब्रेथलेसनेस हो सकती है। लेकिन आप ऐसा फील नहीं करोगे कि हाँ बस गिव अप, कि अब नहीं चढ़ा जाएगा इससे ऊपर, और या फिर बहुत रेस्ट ले रहे हो, या पिट्ठू का सहारा ले रहे हो, कुछ भी है। और लिफ्टिंग बॉक्सेस एट होम, सो अगर हम फिट हैं, तो अगर हमारे घर में कोई काम चल रहा है, कुछ भी है, तो हम नीचे से बहुत इजीली सूटकेस, बैग्स नीचे से उठा के उसको ऊपर रख सकते हैं। तो अगर हमें जिम में हैबिट है, अगर हम जिम में इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, जैसे शोल्डर प्रेसेस करते हैं, डेडलिफ्ट्स करते हैं, तो दीज एक्सरसाइज आर काइंड ऑफ फंक्शनल एक्सरसाइजेस। मतलब ये सेम मूवमेंट हम बाहर भी करते हैं जिम के। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, तो आप बहुत इजीली वो चीज घर पे कर पाते हो। तो ये फिटनेस, हमें फिटनेस की वजह से हमें ये हेल्प मिलती है। क्योंकि हमें चाहे सुनने में ना ये चीजें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, लेकिन जब मैं अपने घर में आसपास के लोगों को देखता हूँ, आई हैव अ ट्विन ब्रदर, तो वो सीए है, तो उसका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो मोटा है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा चबी है। तो मैं ये देख रहा हूँ, आई एम 36 राइट नाउ, तो वो भी मेरे जितना ही है, बट उसको थोड़ी ना दिक्कतें हैं, उसकी लोअर बैक में पेन होता रहता है। ठीक है, और उसके गर्दन में पेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सीए है, तो लैपटॉप पे काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वो भारी चीज नहीं उठा सकता कोई नीचे से ऊपर। तो ये हमें सुनने में, जो लोग जिम लाइन से रिलेटेड है, हमें लग सकता है कि यार ये क्या चीज है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। नो, जो आम जनता है उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल है। वो लोग डर जाते हैं जब उनको नीचे से कुछ बाल्टी दूसरे फ्लोर पे लेके जानी है, और हम जैसे जो जिम जाते हैं, हमें खुशी चढ़ जाती है कि हाँ यार बाल्टी ऊपर लेके जाएंगे उठा के। तो बहुत फर्क है। तो हमने जिनसे डील करना है, दैट आर नॉर्मल पीपल। हम लोगों के लिए जिम जाना इज वेरी इजी, उनके लिए जिम जाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे मैं एक परमीश वर्मा का पॉडकास्ट देख रहा था, तो मैसेज पूछ रहा है कोई। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइट चली गई थी तो कोई बात नहीं। सो पॉडकास्ट में परमीश वर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, और मेरे को बड़ी अच्छी लगी वो। कहता है कि हम सबको बोलते हैं कि यार जिम जाया करो, वर्कआउट किया करो, जो भी हमें कोई मोटा दिख जाता है, थोड़ा बहुत भी अनफिट दिख जाता है, क्योंकि हम खुद जा रहे होते हैं। लेकिन उसने बड़ी सी चीज कही कि हमारे लिए वो चीज इजी हो सकती है, जिम जाना, वर्कआउट करना। हमारा मेंटल प्रोग्रामिंग वैसी हो रखी है। लेकिन जो लोग अनहेल्दी हैं, उनके लिए वो चीज बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों लोग 10-15 हजार एक्स्ट्रा एक ट्रेनर को देते हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि उनको कोई चाहिए कि जो जो उनको बुलाए, जो उनको मोटिवेट करे, जो उनको फोन करे कि सर जिम आओ, मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। उनको वो चीज चाहिए, उसके लिए वो 10-12 हजार देने को तैयार हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, जो लोग पीटीज लेते हैं ना, उसमें से मैक्सिमम क्लाइंट्स सिर्फ इस करके ट्रेनर हायर करते हैं, क्योंकि उनको कोई बंदा चाहिए जिसके लिए वो अकाउंटेबल हो, आंसरेबल हो। सिर्फ इसलिए पीटी लेते हैं वो। एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत कम लोग पीटी लेते हैं जिम के अंदर। तो अकाउंटेबल रहने के लिए लोग एक बंदा हायर करते हैं कि हाँ ये बंदा हमें बुलाएगा, ये बंदा हमारा डाइट चार्ट बनाएगा, ये बंदा हमारा वर्कआउट चार्ट बनाएगा, 45-50 मिनट मेरे साथ रहेगा, मुझे मोटिवेट करेगा, मेरे से मील्स की पिक्स मंगवाएगा, तो मैं गलत नहीं खाऊंगा। इसलिए लोग पीटी ज्यादा लेते हैं, बजाय कि इसलिए कि हाँ उनको एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। वो तो मिल ही जाएगी, जब वो 60-70% भी फॉलो करेंगे तो आ ही जाना है रिजल्ट, 3-4 किलो कम हो ही जाना है। ठीक है, बट लोग अकाउंटेबल रहने के लिए ज्यादा करते हैं। सो नेक्स्ट इज बेंडिंग एंड टाइम शू लेसेस। बहुत इजी लग सकता है सुनने में, बट अगर मैं आपको इस चीज का अपने से एग्जांपल दूं, मेरी वेस्ट लाइन अभी लास्ट ईयर दिसंबर नवंबर में 36 के आसपास चली गई थी। सिर्फ 36 पे जाने के आसपास मेरे को फील होता था कि मैं बेंड ओवर करके शूज नहीं बांध सकता अपने। मतलब मेरे को पेट ऐसे लगता था बीच में आ रहा है, सिर्फ 36 पे। और लोग होते हैं 42-42 पे। तो ये चीज जो है, जो फिटनेस है, अगर हम फिट हैं, या चलो अगर हम मोटे हैं, सॉरी मोटे इतने नहीं भी हैं, बट अगर हमारी पोस्टीरियर चेन जो है वो स्टिफ है, मतलब हमारी लोअर बैक बहुत स्टिफ रहती है, हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट रहते हैं,
तो हम बेंड नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली आगे, और हम शू लेसिस को टाई नहीं कर पाएंगे। हाई लेवल्स ऑफ बॉडी फैट हैं, तो एक तो ये इशू आएगा कि बॉडी मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। दूसरा, लॉट्स ऑफ डिजीजेस जो हमें लग सकती हैं, इस डायबिटीज एंड हाई कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन। ठीक है, सो डायबिटीज में भी प्री डायबिटिक हो जाएगा बंदा, फिर डायबिटिक हो जाएगा, फिर टाइप 1 टाइप 2 वो सब। हाइपरटेंशन इज जिसे हम बीपी बोलते हैं, हाई बीपी रहना शुरू हो जाता है। नंबर ऑफ रीजंस, बिकॉज बॉडी में हाई फैट है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बन रहा है, एलडीएल ज्यादा बन रहा है, उस वजह से आर्टरीज पे जोर पड़ रहा है, उस वजह से हार्ट जो हाइपरटेंशन बन रही है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, और मैंने ये अपने टेस्ट में भी जो है वो देखा है कि मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर जो टेस्ट कराए थे, मैं कुछ नहीं कर रहा था उस टाइम, ना वर्कआउट कर रहा था ज्यादा सीरियसली, और बॉडी फैट परसेंटेज हाई था। तो मैं देख रहा था मेरे पैरामीटर्स बहुत बॉर्डर लाइन की तरफ जा रहे थे सारे। हालांकि सोचो मैंने इतने साल जिम किया है, तब भी जैसे ही आप थोड़ी सी बॉडी को ढील छोड़ते हो, तो बॉडी एकदम से ड्रास्टिकली जो है, स्पेशली विद एज, बॉर्डर लाइन की तरफ मूव होती है। मेरे ट्राइग्लिसराइड बॉर्डर लाइन की तरफ जाने शुरू हो गए, एलडीएल बॉर्डर लाइन, थोड़े से लिवर के एंजाइम्स इंक्रीज हो गए, HbA1c जो हमारी 3 महीने का एक एवरेज ब्लड ग्लूकोज होता है, वो 5 से ऊपर जाना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं अनहेल्दी था अगर हम सिर्फ रेंज के अंदर देखेंगे, लेकिन एज अ पर्सन जिसने फिटनेस को इतनी क्लोज से देखा है और जिसके लिए फिटनेस इतना जरूरी है, तो हमें सिर्फ उस रेंज के अंदर रहना जरूरी नहीं है। कि अगर किसी चीज की, अगर मान लो SGPT SGOT जो दो एंजाइम होते हैं लिवर के, हमें पता है कि यार 100 से 50 के बीच में आ रहे हो तो ठीक है। तो मान लो मेरा आया 49, तो मैं सोचूंगा कि हाँ ठीक है, बट नहीं, वो तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चला गया ना। मैंने अगर 3 महीने भी और ध्यान ना रखा, तो वो टाप जाएगा उसको। तो एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट हमारी कोशिश होती है कि हम अगर 100 से 50 की रेंज है, तो हम 25 से नीचे रहें। वो हमारे लिए ऑप्टिमाइज्ड, वो हमारे लिए ऑप्टिमल है। वो एक आम लोगों के लिए रेंज है, जो आम जनता है, जो ये रेंजेस बनी होती हैं, ये हम लोगों के लिए नहीं होती। ठीक है, और किसी किसी रेंज में हम ओवर भी चले जाते हैं। मतलब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं कि हम उस रेंज के पार चले जाते हैं, पर हमें वो चाहिए होती है चीज, इसलिए हम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, तो वो हमारे कई बार, मान लो वो एक चीज 800 तक होनी चाहिए, वो कई बार 1000 भी हो सकती है हमारी। ठीक है, बट दैट इज रेयर। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है। एक्सरसाइज करेंगे अगर हम, सो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक्स। ठीक है, ऑब्वियसली जब हमारे बॉडी फैट लेवल्स अच्छे हैं, हेल्दी रेंज में हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, तो हमारी ट्राइग्लिसराइड डाउन रहेगा, एलडीएल डाउन रहेगा, VLDL डाउन रहेगा, हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, रेस्टिंग हार्ट अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें जब रहेंगी तो हार्ट अटैक्स नहीं आएंगे, बोन हेल्थ अच्छी रहती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेट ट्रेनिंग करने से ही बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ती है, कार्डियो करने से भी बढ़ती है। कईयों को लगता है कि कार्डियो करने से तो हड्डियों पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है, कार्डियो करने से भी स्ट्रेस आता है बोन्स पे। और जो बोन्स हैं, दैट इज अ लिविंग टिश्यू। जब आप उस पर जोर डालोगे, वो ऐसे नहीं मैं कहता कि ग्रो होंगी, ग्रो तो होगी जितनी होनी थी, हम सबकी, हम सब ग्रोन अप्स हैं, बट स्ट्रांग होती है। वो भी स्ट्रेस को, जब उस पर आप दबाव डाल रहे हो, वो भी स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करती हैं जैसे मसल्स करते हैं। क्या, सो नेक्स्ट इज कुछ कैंसर जैसी चीजें, जैसे ओवेरियन कैंसर वगैरह होता है फीमेल्स के अंदर, ब्रेस्ट कैंसर है, जो बेसिकली अगर एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है, या नंबर ऑफ रीजंस और भी होते हैं। लेकिन अगर हम रेगुलर फीमेल्स एक्सरसाइज करती हैं, तो दैट कैन रिड्यूस अप टू 60%। अगेन, कैंसर का कारण तो आज तक नहीं पता लगा, डॉक्टर्स को भी नहीं पता लगा कि क्यों होता है। सब गैस वर्क है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, गेस वर्क है, कंक्रीट कुछ भी नहीं है कि हाँ इस वजह से ही होता है। बट हाँ, कुछ चीजों में क्लैरिटी है, बट स्टिल अभी भी ऐसा नहीं है कि हाँ इसी वजह से होता है। नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें इस तरह ये चीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बोले स्मोकिंग से होता है, तो किसी ने कई बार जिंदगी में सिगरेट नहीं पी होती, उसको भी हो जाता है। तो हर चीज का हमें एक एग्जाम्पल दीजिएगा कैंसर में, कि किसी भी चीज को, अगर किसी को मान लो लिवर में कैंसर हो रहा है, वो कहेगा मैंने आज तक ड्रिंक नहीं करी, लेकिन तो उसको क्यों हो गया फिर। ठीक है, तो कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं, कैंसर भी वैसे जेनेटिक कहीं ना कहीं होता है, प्रीडिस्पोजिशन होती है कईयों में कैंसर सेल्स की। तो इसलिए हो जाता है, बट स्टिल अगर हम, जो हमारे हाथ में है, वो हमें जरूर करना चाहिए, दैट इज वर्कआउट। टाइप 2 डायबिटीज विच इज वेरी कॉमन, क्योंकि अगर हम वर्कआउट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज अगर हमने खाया है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी बेटर यूटिलाइज कर पाती है। ठीक है, अगर हम नहीं करते,
तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस में चेंज होती है, फिर टाइप प्री डायबिटिक वो सिचुएशन जो है वो बननी शुरू हो सकती है। एंड जॉइंट एंड बैक पेन, ऑब्वियसली जब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे मसल स्टिफ होंगे, जब मसल स्टिफ होंगे तो पेन्स रहेंगी क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, तो उस वजह से पेन्स एंड एक्स जो हैं बॉडी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। और इसलिए हमें करेक्ट फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए जिससे हमारा पोस्चर बने, पोस्चर बेटर हो, मसल बने बॉडी के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएं और कोर की स्टेबिलिटी अच्छी हो। तो ये सारी जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ऑब्वियसली अगर हम वर्कआउट करेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी हमें कभी भी एटलीस्ट मोटा तो नहीं होने देगा, ठीक है। और जो रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओबेसिटी है उससे हम दूर रहेंगे हमेशा। इस सबसे इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकल हेल्थ। जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम जो हमारी डेली के टास्क हैं उसको ज़्यादा बेटर टैकल कर पाते हैं, हमारी स्लीप इंप्रूव होती है, एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं, और जब हम अपनी डिजायर्ड शेप में होते हैं, जैसी बॉडी शेप हम चाहते हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई रहता है। और डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी चीज़ों से भी हम बचे रहते हैं अगर हम वर्कआउट करते हैं, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं तब हमारे ब्रेन के अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन्स आर chemicals such as dopamine. सो जब डोपामिन रिलीज होता है, सो डोपामिन इज अ फील गुड हार्मोन। सो जब डोपामिन रिलीज होगा आपकी ब्रेन के अंदर तो आपको अच्छा महसूस होगा, ठीक है। और अच्छा महसूस करने वाली एक्टिविटी हम बार बार करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वर्कआउट की भी हमें एक लत लगती है, क्योंकि वर्कआउट करने में हमें अच्छा फील होता है, इसीलिए हमें उसकी एक हैबिट पड़ती है उस चीज की। ऐसे ही हर हैबिट, हर तरह की हैबिट, बुरी आदत भी इसीलिए हमें पड़ती है क्योंकि डोपामिन, ठीक है। इवन रील्स देखना, ठीक है, जब हम रील्स देखते हैं, क्यों लोग 3 3 घंटे रील्स देखते रहते हैं फोन के ऊपर, क्योंकि अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ डोपामिन। वो डोपामिन रश है जो ब्रेन को मिल रहा है बार बार, एक्साइटमेंट रश है जो बार बार मिल रहा है, ठीक है। तो उस वजह से ही लोगों को रील्स देखने की आदत भी पड़ती है, बट हमने इसको सही जगह पे लगाना है डोपामिन को, और अच्छी हैबिट्स के अंदर डोपामिन रिलीज करना है ताकि हमें अच्छी हैबिट्स पड़े, ठीक है। जर्नल हेल्थ, बस अगर हम वर्कआउट करते हैं ऑन डेली बेसिस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, तो हमारी जो जर्नल हेल्थ है, जैसे हमारा डाइजेशन, लिवर फंक्शन, ग्लाइकोजन सिस्टम, ये सब बेटर रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, सेक्स लाइफ अच्छी रहती है, और हम अपनी पूरी जिंदगी में शायद कुछ साल ऐड कर पाएं अगर हमारी एज मान लो 60 ईयर्स थी। और क्योंकि हमने खुद को बीमारियां नहीं लगने दी, इसलिए हम 3 4 साल एक्स्ट्रा, 5 साल एक्स्ट्रा जी सकते हैं। जैसे कहते हैं कि वैसे तो देखो डेथ किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन ये है कि आप वर्कआउट करने से छोटे दिख सकते हो अपनी एज से, जैसे 7 8 साल आप छोटे दिख सकते हो। इसको इस तरह से देखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि डेथ तो ऑब्वियसली किसी के हाथ में है नहीं। तो उसका जो है बहुत हम एडवांटेज ले सकते हैं। और जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो मसल बनता है, उससे हमारी स्पीड इंप्रूव होती है, मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड है वो इंप्रूव होती है, रिएक्शन टाइम इंप्रूव होता है, और हमारी एजिलिटी और कोऑर्डिनेशन बैलेंस, ये सब कुछ जो है ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम 20 25 मिनट्स की कार्डियो कर लें डेली, और 45 मिनट्स की वेट ट्रेनिंग कर लें डेली, या हफ्ते में 5 दिन, ये सब कुछ हम पा सकते हैं जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं अभी। सब कुछ कुछ चीजों से बचे रह सकते हैं, कुछ चीजें अचीव कर सकते हैं, और जो डेली घर की एक्टिविटीज होती हैं, घर के काम होते हैं, वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर था फिटनेस को लेके, और आई एम श्योर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कोई 2 4 चीजें आपने इसमें जरूर सीखी होंगी। आज इतना ही करेंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1:10। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग मी और रिगार्डिंग द कोर्स, रिगार्डिंग दिस लेक्चर, तो वो मेरे से पूछ सकता है। और आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको लेक्चर सुनते सुनते कुछ याद आया, तो आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हो। ज्यादातर बच्चे चैट बॉक्स में ही मेरे से पूछते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर कई बार भूल जाता है क्वेश्चन। प्रैक्टिकल होंगे ऑफलाइन, उसके लिए आपको आना होगा जो हमारा हेड ऑफिस है, और अगर कोई नहीं आ पाता तो उसको हम प्री रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी प्रैक्टिकल की वीडियोस दे देते हैं। बट अगर आप आओगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यू कैन मीट मी पर्सनली। और अगर अगेन सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके कोई और क्वेश्चंस होंगे
तो आप वो पूछ सकते हो। इवन वहाँ अभिषेक सर भी होते हैं, तो अगर उनके पास भी टाइम हुआ उस दिन तो आप उनसे भी मिल सकते हो। सो आना ज्यादा बेटर है। ऑनलाइन सिर्फ आपको हम पीडी वो देंगे, रिकॉर्डेड दे देंगे, आपको वो खुद देखने पड़ेंगे फिर। जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें भी करा तो मैं ही रहा हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मेरे साथ मेरा एक स्टूडेंट है, बट स्टिल जो एक लाइव में समझाने का और समझने का मजा है वो एटलीस्ट प्रैक्टिकल्स में तो नहीं है। चलो थ्योरी पार्ट तो करा जा सकता है ऑनलाइन में, कोई दिक्कत नहीं आती, बट प्रैक्टिकल तो नहीं। ऑनलाइन करना भी मत, कोशिश करना, बठिंडे के ही हो आप तो कोई ज़्यादा दूर नहीं है बठिंडा, 3-4 घंटे का रास्ता है, आप आ सकते हो। प्रैक्टिकल सेशन एक रहेगा, सिर्फ एक दिन का, और उसमें हम सारे बॉडी पार्ट्स कवर कर लेते हैं, सारी एक्सरसाइजेस और सारे बॉडी पार्ट्स। एक दिन का रखने का कारण भी यही है, पहले हम 2 दिन का रखते थे, थोड़ा अच्छी तरह समझाया जाता था और टाइम कम लगता था एक दिन में। लेकिन उसमें दिक्कत ये आती थी कि जो बच्चे दूर से आते हैं उनको प्रॉब्लम होती थी, तो वो कहते थे कि सर हम आज रुकेंगे कहाँ। हम सैटरडे संडे रखते थे 3-3 घंटे का या 4-4 घंटे का, पर आधे बॉडी पार्ट एक दिन कराते थे, आधे एक दिन कराते थे। लेकिन फिर उसमें ये प्रॉब्लम हमें आ रही थी, जो दूर से आते हैं उनको ये इशू आता है एक दिन रुकने वाला। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, एक ही दिन स्ट्रेच करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जाम होता है और सर्टिफिकेट भी मिलता है। एग्जाम की टेंशन मतलब सीखने की टेंशन लो। एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम तो इजी होता है, वो क्लियर हो जाता है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। एग्जाम का जो फॉर्मेट होता है वो टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 50 क्वेश्चंस, 25 वाला पास। हाँ, क्लास 3 होंगी हफ्ते में। ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन होता है, आप घर बैठ के दे सकते हो, बट हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम एग्जाम को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए या तो हम एकेडमी बुला के आपसे एग्जाम कराएंगे, या फिर जिस जिम में आप हो उस जिम में अंडर द सुपरविजन ऑफ योर ओनर्स आप वो एग्जाम दोगे, जहां आपके पास फोन नहीं होगा, जहां आपके पास कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं होगी। फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव टाइप है, मतलब कि आपको एमसीक्यू टाइप है वो सारा पेपर, कि क्वेश्चन होगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बस सिलेक्ट करना है। पर्टिकुलर डेज, वीरवार, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। डेज चेंज भी हो सकते हैं, देखो डेज कोई फिक्स नहीं है, हम ऑनलाइन क्लास में हैं, कोई ऐसा नहीं है आप लोगों को स्पेशल कहीं आना पड़ रहा है टाइम निकाल के। आपको सिर्फ अपना एक कैमरा ही ऑन करना है, ठीक है, और जहां बैठे हो सिर्फ सुनना है। तो डेज कई बार चेंज हो जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर डे चेंज होता है। स्किप जरूर होता है लेक्चर, कई बार मैं बिजी हूँ तो कोई लेक्चर ऐसा है कि अगले दिन नहीं होता, तो वो फिर अगले दिन ऐड कर दिया जाता है। या बैच अगर ज़्यादा लंबा चल रहा है और नेक्स्ट बैच ज़्यादा क्लोज आ गया है, तो कई बार हम क्लब कर देते हैं लेक्चर्स, 4 लेक्चर हो जाते हैं हफ्ते में। तो वो चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, बाकी ज़्यादा नहीं है। देखो आप ना इसका मतलब सुन नहीं रहे, आप सेम चीज़ें मेरे से बार बार पूछ रहे हो। क्लास किस दिन लगा करेंगी सर, मैं 3 बार बता चुका हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ध्यान कहाँ है आप लोगों का। हफ्ते में 3 क्लासेस पक्की हैं, कभी 2 भी हो सकती हैं, ठीक है ना। मैं कहीं बिजी हूँ, बाहर हूँ, तो कई बार सैटरडे को क्लास नहीं लगती, या जैसे कल मीटिंग है, बट ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ कि कल नहीं लगेगी क्लास, अभी तक आपकी क्लास है कल भी, तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो इतनी टेंशन मत लो क्लासेस की,
कोई बात नहीं, 1 1.5 घंटे का लेक्चर ही है, कोई आपको ट्रैवल नहीं करना कि आपको पहले से पता होना चाहिए आपको बस पकड़नी है, ऑटो पकड़ना है कहीं से। ठीक है। हाँ बिल्कुल हो, मुझे पता है मेरी ट्रेनर और कॉलीग है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं आपको नहीं कह रहा था, किसी और ने पूछा है, पता नहीं कौन सी बार मेरे से सेम क्वेश्चन। हर्ष कोहली, क्लास किस दिन लगा करेंगी सर, इन्होंने मेरे से पूछा तीसरी बार, तो मैंने थोड़ा सा कहा है कि थोड़ा ध्यान से सुनो। ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही था, और कल हम एनाटॉमी करेंगे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डिफिकल्ट भी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें मसल्स के नाम हैं, एनाटॉमी के नाम हैं। हो सकता है एक बार में समझ ना आए, वो लेक्चर सेल्फ स्टडी मांगता है, आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा घर पे भी। अ, इसलिए अगर एक बार में कुछ चीज समझ नहीं आ रही होगी तो घबराना मत कि कैसे याद करेंगे इतने सारे नाम। ठीक है। जब एक चीज को हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, प्रैक्टिस में रखते हैं, तो याद हो जाते हैं। ठीक है। और ऐसे सारे भी याद रखने जरूरी नहीं होते, मैं बता दूंगा कौन से जरूरी होते हैं याद करने, जो आपको आगे काम भी आएंगे। जैसे सर मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो क्या ये कोर्स से मैं अच्छा ट्रेनर बन पाऊंगा? देखो, कोर्स से आपको नॉलेज मिलेगी सिर्फ, आपकी कोर्स इज अ स्किल जो आप सीख रहे हो। ठीक है, ये वैसे ही है जैसे आप पूछ रहे हो कि किसी ने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, तो क्या वो अच्छा इंसान बन पाएगा? अब अच्छा इंसान बनना तो उसके हाथ में है, तो अच्छा ट्रेनर बनना आपके हाथ में है। कोर्स से कोई अच्छे ट्रेनर का लेना देना नहीं होता। अच्छा ट्रेनर इज अ डिफरेंट थिंग, ये सिर्फ आपकी स्किल के लिए है, आपकी नॉलेज के लिए है। ठीक है? अच्छे ट्रेनर में तो और 100 गुण होने चाहिए, सिर्फ नॉलेज तो एक पार्ट होता है। जिम के अंदर ट्रेनर में बहुत चीजें चाहिए होती हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए। अच्छे अच्छे ट्रेनर हमें निकालने पड़ जाते हैं जिम से, जिनको बहुत नॉलेज होती है। ठीक है, वो कारण कुछ और होते हैं उनके फिर निकालने के। जिम में बहुत कुछ चाहिए होता है, जब आप कहीं जॉब कर रहे हो तो सिर्फ नॉलेज होने से सब कुछ नहीं होता। अच्छा ट्रेनर सिर्फ नॉलेज अच्छी है तो वो अच्छा ट्रेनर नहीं होता। अच्छा ट्रेनर इज जो अपने टारगेट्स कंप्लीट करे, डिसिप्लिन में हो, पंचुअल हो, टाइम पे आए, टाइम पे जाए, टाइम पे ब्रेक्स ले, सीनियर्स की रिस्पेक्ट करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उसको पूरा करे, टीम मीटिंग्स में आए, सेल्स जो वहां मीटिंग्स होती हैं कोई मिस ना करे, अपनी परफॉर्मेंस का ध्यान रखे, आगे बढ़ने के बारे में सोचे। दिस इज अच्छा ट्रेनर। तो इसमें नॉलेज तो कहीं आई नहीं। ठीक है, तो नॉलेज तो आपके लिए है कि आपकी स्किल इंप्रूव हो, आप अच्छी ट्रेनिंग दे पाओ, क्लाइंट्स को अच्छे रिजल्ट्स दे पाओ, बस। स्किल सीख जाओगे, स्किल सीख जाओगे। अब आज भी देखो आपने सीखा ही होगा ना कुछ। आप अगर फ्रेशर हो तो आपके लिए तो बिल्कुल ही नया था सब कुछ। तो इसलिए स्किल सीख जाओगे। नए हो तो थोड़ी सेल्फ स्टडी ज्यादा करना बस, और क्या। बार बार पढ़ना, लेक्चर्स को बार बार सुनना, चीजों को समझने की कोशिश करना, छोड़ना मत कि जैसे कई बार हम छोड़ देते हैं ना कि चल छोड़ यार, वो मत करना, लेट लेट गो मत करना, बस सभी के लिए है वैसे ये तो। मैं देखो, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, मेरा एक लेक्चर है, ये दिख रहा है आपको? ये पेज भी आपको दिख रहा होगा कि अगर मैंने स्क्रीन शेयर करी हुई है, तो ये मेरी बायोमैकेनिक्स की मास्टर क्लास है। ठीक है, तो ये मेरी रिकॉर्डेड है, मैं सुनता रहता हूँ इसको। तो पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती, इसलिए पढ़ते रहो। चलो, सी यू टुमारो, बाय।